8 जुलाई 2024 डाउन टू अर्थ में एडिटोरियल आया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बैटल अगेंस्ट ड्रग्स, पूर्वोत्तर भारत में नशे के खिलाफ लड़ाई। अब देखो आप भी सीखो। अब आपने जैसे ये हेडलाइन पढ़ी तो आप सोचो कि यहाँ से यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है पास्ट ईयर्स में। तो हम देखते हैं कि 2013 में आया था, दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबित छिद्रित सीमाओं को दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं। फिर अगेन यूपीएससी ने 2018 में पूछा कि संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों में भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा गोल्डन ट्राइंगल है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं, और यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो ईस्ट वाला पार्ट है थोड़ा सा वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और ये कहां पर इसको हम यूज में लेंगे, जीएस थर्ड, जहां पर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी भी एक पार्ट है जिसमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी है। फिर अब हमने इसका मॉडल आंसर एक लिख दिया है ताकि आप यहाँ से सीख सको कि हमें जिस तरह से कि डायग्राम इस तरह से हमें साइड में बनाने चाहिए, ये सब आप यहाँ पे सीखो। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर को लिखना, तो इस तरीके से इसलिए आपको यहाँ पर एक मॉडल आंसर लिखा है। देखो पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच में स्थित है। पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट, ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल। भारत इससे अपनी सीमाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो गया है, और इसकी आंतरिक सुरक्षा जो संबंधित चिंताएं वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। फिर देखो रिलेशन बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज के बीच में क्या रिलेशन है, कि जब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो घटनाएं होती है उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे तालिबान नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग कई तरीकों से करता है। एग्जाम्पल, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी करना। जो मनी लॉन्ड्रिंग से उनको पैसे इनकम जनरेट होती है उससे वो क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज करता है, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद का प्रसार। तो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले समूह भी मानव तस्करी गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। अवैध हथियार तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रसद, लॉजिस्टिक समर्थन की आवश्यकता है। यानी तुमको हथियार वगैरह सप्लाई करनी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर होगा, उसको हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक बोला और हिंदी में उसको रसद बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रसद समर्थन की आवश्यकता है जो इन संगठनों द्वारा साझा की जाती है। नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न राजस्व का उपयोग हम किस में करते हैं, फिर बार, होटल, कसिनो आदि जैसी संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है, जो फिर से अन्य अपराधों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। अब जैसे उस क्वेश्चन में पूछा कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय बताओ, तो देखो इन गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय निम्नलिखित उपाय हैं। बेहतर समन्वय के लिए पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौताओं पर हस्ताक्षर, मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू करके सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाना। अब देखो आपको नहीं पता कि मधुकर गुप्ता समिति ने क्या सिफारिश में कहा होगा, जैसे सेकंड एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो रिपोर्ट होती है, जैसे सेकंड एआरसी, फोर्थ एआरसी, तो बहुत सारी रिपोर्ट है, तो उसी में से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी कमेटी है तो वो भी यहाँ पर जैसे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो आप कहीं और जाने की फिर आवश्यकता नहीं है, और हमें सिर्फ उतना ही लिखना होता है। आप अगर सेकंड एआरसी ये सारी रिपोर्ट अगर पढ़ते भी हो ना कि क्या क्या कमेटी ने रिकमेंडेशन दी हुई है, तो वहां पर बस आपको उस कमेटी का नाम ही लिखना होता है, उस समिति का, ना कि उस समिति ने फिर बहुत सारे जो क्या क्या कहे हुए हैं अगर आप नाम भी मेंशन कर दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट होती है, हम उतना ही लिख सकते हैं। और फिर उस तरीके से और देखो, सख्त सीमा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी पर ध्यान, जैसे ड्रोन, एआई, सैटेलाइट मैपिंग करो। जड़ों को संबोधित करें, जैसे शिक्षा, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में निवेश करो, ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज है उसकी तरह जो हमारा यूथ है वो कम जाए। लोगों को नशा मुक्त होने में मदद करें, जो ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं, जैसे दवा उपचार और पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करें। एकीकृत राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण रणनीति बनाएं। युवाओं और समुदायों को नशीली दवाओं के खतरों के बारे में शिक्षित करो। साथ ही अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। क्षेत्रीय समाधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करें। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त बहुआयामी दृष्टिकोण भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्य में दवा संकट का स्थायी समाधान बनाने में मदद कर सकता है। तो जिस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर भी लिखकर देख लिया। इसको याद रखना, इन्होंने सिफारिशें जो की हुई है, मधुकर गुप्ता समिति का नाम, इस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम बना के आना है
क्या क्या इनके बीच रिलेशन होता है वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है आपको भी इस तरीके से पीवाईक्यू पर आपकी भी धीरे धीरे कमांड हो जाएगी। जब आप इसको अगर कम से कम 3 से 6 मंथ अगर इसको फॉलो करते हो तो आपको पीवाईक्यू पर निश्चित ही कमांड हो जाएगी। फिर आप कुछ भी पढ़ोगे तो खुद ही सोच लोगे हाँ ये हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। और डाउन टू अर्थ में 8 जुलाई को एक और एडिटोरियल था जिसमें था प्रोग्रेस ऑन ओवर ए थर्ड ऑफ एसडीजी टारगेट हैज आइदर स्टॉल्ड और रिग्रेस्ड शोज यूएन रिपोर्ट। ठीक है, जो हमारे जो टारगेट है जो हमें 2030 तक लक्ष्य अचीव करने हैं तो उनकी जो कंडीशन है वो सही नहीं चल रही है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये वाली जो लाइन है और ये किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू कंप्लीट सिलेबस। हम कोई भी सोचो, हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी नीति लेकर आ रहे हैं, तो हम उसमें इन्हीं चीजों को तो ध्यान में रखते हैं। जो भी हमें एसडीजी टारगेट है जो हमें प्राप्त करने हैं 2013 तक, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, तो हम पंचराम लक्ष्य लेकर आ रहे हैं, मिशन लाइफ लेके आ रहे हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही है, तो वो सब केंद्र में किसको रखा गया, इन्हीं को तो रखा गया ना। तो इसलिए लिखा है कि रिलेटेड टू कंप्लीट सिलेबस। तो कहीं पर भी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसको यहाँ पर ऐड करना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अनुसार 17 एसडीजी में से 15 के तहत लक्ष्यों में से 1/3 के अधिक की प्रगति क्या रुक गई है। जो 17 एसडीजी में से जो 15 है ना उनमें से 1/3 से भी अधिक की प्रगति रुक गई है। व्यापक मंदी का मतलब है कि दुनिया 2030 के लक्ष्यों में से 88% हासिल नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम 2013 तक इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 88% हम हासिल नहीं कर पाएंगे 2030 तक भी, पूरी जो दुनिया है। तो 3 जुलाई को ही एक और एडिटोरियल था कि व्हाट इज ए डेवलप्ड कंट्री एंड कैन इंडिया बिकम, मतलब इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो जब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम जो अपने एसडीजी टारगेट से कितना पीछे चल रहे हैं, तो आपको एक चीज ये भी मेंशन करनी है। लेकिन जब हम अपना आंसर को एंड कर रहे होते हैं तो आपको ये भी बताना है कि हाँ अगर हम ये चीज करें तो शायद इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री बन सकता है। तो आंसर हमेशा जो एंड करना है वो पॉजिटिव से ही करना है, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस है सामने, क्या क्या चिंताएं हैं, उनको भी आपको लिख कर आना है। इसी के साथ इस लेक्चर का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।